ठीक है। अच्छा चलिए बताइए, ग्रेचुइटी के भीतर आपका इंक्लूडेड था सर्विस ग्रेचुइटी। सर्विस ग्रेचुइटी को कौन सा रूल पे बताया गया? सर्विस ग्रेचुइटी को कौन से रूल पे बताया गया? सर्विस ग्रेचुइटी को बताया गया रूल 44 में। रिटायरमेंट और डेथ ग्रेचुइटी को कहाँ पे बताया गया बताइए? 45 के 1 में बताया गया। रिटायरमेंट और डेथ ग्रेचुइटी, वेरी गुड, 45 के 1 में बताया गया। रेसिडुअरी ग्रेचुइटी कहाँ पे बताया गया? रेसिडुअरी ग्रेचुइटी 45 के 3 में बताया गया। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के बारे में कहाँ पे बताया गया? डेलीगेशन ऑफ फिनेंशियल पावर रूल्स के कहाँ पे बताया गया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के बारे में? फर्स्ट शेड्यूल में, उसके शेड्यूल 1 में आपका बताया गया अबाउट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफ ऑफिस, हेड ऑफ ऑफिस के बारे में कहाँ पे बताया गया? रूल नंबर 14 पे बताया गया, रूल नंबर 14 ऑफ डेलीगेशन ऑफ फिनेंशियल पावर रूल्स। चलिए बताइए, माइनर का तो है ही, इसका कुछ बताया नहीं। अच्छा, पेंशन डिसबर्समेंट अथॉरिटी के भीतर कौन कौन आ सकता है? पेंशन डिसबर्समेंट अथॉरिटी के भीतर कौन कौन आ सकता है? बैंक आ सकता है, पोस्ट ऑफिस आ सकता है, ट्रेजरी और सब ट्रेजरी आ सकता है, और आपका अकाउंट ऑफिसर आ सकता है ना। ये नाम 5 याद रखना होगा, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी और सब ट्रेजरी, और साथ में अकाउंट ऑफिसर। ये वाला सवाल आप लोगों को पूछेगा, जितना हमको लग रहा है। पेंशन डिसबर्समेंट अथॉरिटी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ई पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ई पीपीओ, वेदर इट इज इंक्लूडेड इन पेंशन पेमेंट ऑर्डर और नॉट? ई पीपीओ जो है बिल्कुल इसके भीतर इंक्लूडेड है। चलिए, अच्छा, रिटायरमेंट बेनिफिट के भीतर किसको किसको इंक्लूड किया गया? एज पर पेंशन रूल, रिटायरमेंट बेनिफिट के भीतर, रिटायरमेंट बेनिफिट के भीतर पेंशन है, सर्विस ग्रेचुइटी है, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी है ना। पेंशन, सर्विस ग्रेचुइटी और रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, इन सबको इसके भीतर आपका इंक्लूड किया गया। अच्छा, क्या सब ट्रेजरी भी ट्रेजरी के भीतर इंक्लूड है या अलग है बताइएगा? वेदर सब ट्रेजरी इज इंक्लूडेड इन ट्रेजरी? बिल्कुल, सब ट्रेजरी भी आपका ट्रेजरी में इंक्लूड आता है। अच्छा बताइए, गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्विसेज एंड पोस्ट टू विच दिस रूल डू नॉट अप्लाई। ऐसा एस्टेब्लिशमेंट था जहाँ पे ये रूल लागू नहीं होता है, वहाँ से ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे लागू होता है। तो बोला जा रहा है 6 महीने का टाइम दिया गया था ऑप्ट करने के लिए, है ना, ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए। कौन सा रूल में इसके बारे में बताया गया? रूल नंबर बताइए, कौन सा रूल पे बताया गया था? रूल नंबर 4 के में इसके बारे में बताया गया था। चलिए, बहुत बढ़िया है। आगे बताइए, क्लेम्स टू पेंशन ऑफ और फैमिली पेंशन, ये तो हम लोग देखें, ये इसमें कुछ खास है नहीं। अच्छा, डेट ऑफ डेथ, वेदर इट इज ट्रीटेड एज ड्यूटी और नॉट? डेट ऑफ डेथ जो है, बिल्कुल ये आपका ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा, है ना। डेट ऑफ डेथ जो है ये आपका ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ पेंशन कहाँ पे बताया गया? लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ पेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कहाँ पे बताया गया? रूल 6 में बताया गया। ठीक है, चलिए अब एक सवाल का जवाब दीजिए। डेफिनेशन ऑफ एमोलूमेंट्स कहाँ पे बताया गया? डेफिनेशन ऑफ एमोलूमेंट्स, डेफिनेशन ऑफ एमोलूमेंट्स कहाँ पे बताया गया? कौन सा रूल पे? याद है किसी को? ये वाला पूछा जाने का चांसेस है। डेफिनेशन ऑफ एमोलूमेंट्स, ये आपका 3H में बताया गया, 3 के H में बताया गया था। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन ऑफ एमोलूमेंट्स, डेफिनेशन ऑफ एमोलूमेंट्स H में बताया गया था, 3 के H में, है ना। 3 के H में आपका डेफिनेशन ऑफ एमोलूमेंट्स बताया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक हम लोग देखे थे, 4 तक हम लोग देखे हुए थे। अच्छा, 4 नहीं, हम लोग 6 तक देखे हुए थे ना। लिमिटेशन ऑफ पेंशन तक देखे हुए थे। अभी आज हम लोग देखेंगे रूल नंबर 7 से, है ना। रूल नंबर 6 तक हम लोग देखे हुए थे, आज हम लोग देखेंगे रूल नंबर 7 से। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? किसी का कुछ दिक्कत है तो बहुत अच्छी बात है, जवाब हम नहीं देंगे। आगे बढ़े, चलिए। अब रूल 7 में आपका क्या बताया गया? तो रूल 7 में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे बोला गया पेंशन एंड फैमिली पेंशन इज ए सब्जेक्ट
टू गुड कंडक्ट। देखिए रूल नंबर भी इसका याद रखिएगा, पेंशन एंड फैमिली पेंशन जो है इट इज़ ए सब्जेक्ट टू गुड फ्यूचर कंडक्ट, है ना। भविष्य में अच्छा व्यवहार रहेगा, कंडक्ट अच्छा रहेगा, उसी के आधार पे पेंशन और फैमिली पेंशन मिलते रहेगा, है ना। पहले आप क्या थे वो बाद में कैसे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका पेंशन और फैमिली पेंशन। इसमें क्या बोला गया, बोला गया फ्यूचर गुड कंडक्ट shall be an implied condition of every grant of pension and its continuance under this rule, है ना। तो फ्यूचर में जब किसी का रिटायरमेंट हो जाता है, ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट के पहले तो हम बहुत अच्छे थे, रिटायरमेंट के बाद हम बदमाश हो गए। तो बोला जा रहा है फ्यूचर गुड कंडक्ट जो है ये भी एक इम्प्लाइड कंडीशन होगा जिसके आधार पे फ्यूचर में हमको पेंशन ग्रांट किया जाएगा और ये पेंशन जो है कंटिन्यू हमको या हमारे फैमिली को मिलते रहेगा। बोला जा रहा था अपॉइंटिंग अथॉरिटी में बाय ऑर्डर इन राइटिंग, कौन कर सकता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कर सकता है। क्या कर सकता है, बोला जा रहा था अपॉइंटिंग अथॉरिटी में बाय ऑर्डर इन राइटिंग विथहोल्ड और विथड्रॉ ए पेंशन और ए पार्ट देयर ऑफ whether permanently or for a specified period if the pensioner is convicted of a serious crime or is found guilty of a grave misconduct। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपका बताया गया है, ध्यान दीजिए। अपॉइंटिंग अथॉरिटी अगर चाहता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को चाहने से खाली होगा नहीं, बट रीजन रहना पड़ेगा, वैलिड रीजन रहना पड़ेगा। कारण क्या हो सकता है, कोई सीरियस क्राइम, है ना, मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, है ना, या फिर किस प्रकार का कोई बहुत ग्रेव मिसकंडक्ट कर दिया, है ना। तो बोला जा रहा है अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या कर सकता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी पेंशन को विथहेल्ड कर सकता है, पेंशन को विदड्रॉ कर सकता है। पेंशन को विथहेल्ड कर सकता है कि नहीं भाई हम देंगे नहीं, पेंशन को कंप्लीटली विदड्रॉ भी कर सकता है। ये कंप्लीटली भी कर सकता है, उसका पार्ट को भी कर सकता है, परमानेंटली भी कर सकता है, फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड भी कर सकता है। और कब कर सकता है, बोला जा रहा है इफ द पेंशनर इज कन्विक्टेड, अगर पेंशनर कन्विक्टेड है किसी सीरियस क्राइम में या फिर वो गिल्टी पाया गया, दोषी पाया गया इन ए ग्रेव मिसकंडक्ट, तो उस ग्राउंड पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी ये काम कर सकता है। तो आपको सवाल इस प्रकार से पूछ लेगा कि इसको उल्टा घुमा के देगा कि ऐसा हु मे by order in writing withhold or withdraw a pension or part thereof whether permanently or for a specified period if the pensioner is convicted of a serious offense or found guilty or of a grave misconduct। ऑप्शन ए में कर दिया डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ऑप्शन बी में कर दिया अपॉइंटिंग अथॉरिटी, है ना, फिर आपका ऑप्शन सी में कर दिया एप्लेट अथॉरिटी, ऑप्शन डी में कर दिया नन ऑफ दिस। तो हमको याद रखना रहेगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है उनको ये बात बोला गया, उनको ये पावर दिया गया कि वो राइटिंग में, लिखित में कारण बताएगा कि किस कारण से वो कर रहा है, और ये विथहोल्ड विथड्रॉ या कर सकता है पेंशन को, कंप्लीट पेंशन को, पेंशन के पार्ट को, परमानेंटली भी विथहेल्ड विथड्रॉ कर सकता है, और चाहता है तो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए भी विथहोल्ड और विथड्रॉ कर सकता है। बट कारण क्या रहेगा, ये है इसका रीजन, ये रीजन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये रीजन रहेगा तभी जाके ये विथहेल्ड विथड्रॉ जो भी है वो होगा। रीजन क्या रहेगा, सीरियस क्राइम और फाउंड गिल्टी इन ग्रेव मिसकंडक्ट, ठीक है। अब बोला जा रहा है वेयर ए पार्ट ऑफ पेंशन इज विथहेल्ड और विथड्रॉन, अब पूरा बंद कर दिया अलग इशू है, बट अगर आप पार्ट ऑफ ए पेंशन उसको आप विथहेल्ड या विथड्रॉ कर रहे हो, है ना, किसी पार्टिकुलर पार्ट को आप रोक रहे हो कि नहीं भाई तुमको इतना पैसा हम नहीं देंगे, कुछ काट लेंगे, तो बोला जा रहा है ए पार्ट ऑफ पेंशन where a part of pension is withheld or withdrawn the amount of such pension shall not be reduced below the amount of minimum pension। तो मिनिमम पेंशन हम लोग जानते हैं, रूल 44 में आपका बताया गया अमाउंट ऑफ मिनिमम पेंशन के बारे में, और वो अमाउंट कितना है, वो अमाउंट है आपका ₹9,000। तो बोला गया ₹9,000 से नीचे पेंशन हम किसी को पे नहीं कर सकते, ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो बोला गया अगर आप विथहेल्ड या विथड्रॉ कर रहे हो पेंशन के किसी पार्ट को, तो वहां पे अमाउंट आफ्टर रिडक्शन और आफ्टर योर डिडक्शन द अमाउंट शुड नॉट बी
बिलो ₹9,000, है ना। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। और मिनिमम पेंशन का गारंटी हमको कौन सा रूल देता है, मिनिमम पेंशन कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ पेंशन जो है मिनिमम कितना होना चाहिए, ये कहाँ पे बताया गया, तो बोला जा रहा है ये हमारा बताया गया रूल नंबर 44 में, है ना। रूल 44 हमको क्या बताता है, तो रूल 44 में अगर आप आइएगा तो यहाँ पे बताया गया अमाउंट ऑफ पेंशन के बारे में, कि किसी को कितना पेंशन मिलेगा उसके बारे में यहाँ पे आपका बताया गया है। तो वही से हमको यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बोला जी पेंशन एंड फैमिली पेंशन इज सब्जेक्ट टू गुड कंडक्ट, यही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बोला जी इन केस इफ द अथॉरिटी कंसीडर्स, इन केस इफ द अथॉरिटी कंसीडर्स दैट द पेंशनर इज ए प्राइमा फेसी गिल्टी ऑफ ए ग्रेव मिसकंडक्ट, अगर अगर जो हमारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, अगर जो हमारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उनको ये लगता है, उनको ये लगता है कि पेंशनर इज ए प्राइमा फेसी गिल्टी ऑफ ए मिसकंडक्ट। प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है, हम लोग जब वॉल्यूम 3 पढ़े थे तो उसमें भी हम लोग देखे हुए थे प्राइमा फेसी गिल्टी। प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है, जो देखने से ही लगता है, जो देखने से ही प्रतीत होता है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने सत्येंद्र कुमार सिंह जी है, वो जा रहा है, तो हम उनको देख के क्या बोलेंगे, ये एक इंसान है ना। बट फर्स्ट इंस्टेंस देखने से ही जो लगता है, रास्ते से हम जा रहा था, बेलपूरी खा रहा था और उस टाइम पे गाय बगल से जा रहा था, तो फर्स्ट इंस्टेंस हमको गाय को देख के गाय ही लगेगा, बकरी तो लगेगा नहीं, है ना। तो देखने से ही जो प्रतीत होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमा फेसी, है ना। तो बोला जा रहा है इफ द अथॉरिटी कंसीडर्स दैट द पेंशनर इज प्राइमा फेसी गिल्टी ऑफ ए ग्रेव मिसकंडक्ट, ही शैल बिफोर पासिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर पास करने से पहले उनको ये लगा, देखने से ही लगा कि नहीं इसने गड़बड़ किया, कोई ग्रेव मिसकंडक्ट किया है, तो उस ग्रेव मिसकंडक्ट के लिए उनको पहले क्या करना रहेगा, उनको पहले नोटिस सर्व करना रहेगा, है ना। तो बोला जा रहा है यहाँ पे द अपॉइंटिंग अथॉरिटी शैल सर्व ए नोटिस टू द पेंशनर, to the pensioner specifying the misconduct, and the pensioner can submit his representation against the allegation within a period of 15 days from the receipt of notice, है ना। तो बोला जा रहा है जब भी ऐसा कोई केस है कि जहाँ पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो था उस गवर्नमेंट सर्वेंट को, उनको ये लगा कि भाई बंदे में कोई खोट है, कुछ गड़बड़ वाला है और इसने कोई ग्रेव मिसकंडक्ट किया, तो उस ग्रेव मिसकंडक्ट के लिए सुओ मोटो बंद नहीं कर देगा, पहले उनको एक नोटिस सर्व करेगा। नोटिस कितने दिन के लिए सर्व करेगा, तो बोला जा रहा है नोटिस 15 दिन के लिए सर्व करेगा। और साथ ही साथ ये जो 15 दिन है इसको फर्दर 15 डेज के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है, फर्दर 15 दिन के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ये एक्सटेंशन भी वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी देंगे, ठीक है। और जब इस 15 दिन के भीतर या फर्दर जो एक्सटेंशन 15 दिन का दिया गया उसके भीतर उस पेंशनर के द्वारा कोई रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, तो बोला जा रहा है टेक इनटू कंसीडरेशन दैट रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे उनके द्वारा दिया गया रिप्रेजेंटेशन को भी आप कंसीडर करिए, उसको अच्छे से देखिए, उसके ऊपर अध्ययन करिए और डिसाइड करिए वेदर ही इज गिल्टी और नॉट, है ना। और उसके बाद आपको अगर लगता है तब जाके आप पेंशन को विथहेल्ड या विथड्रॉ करिएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये 15 दिन का नोटिस पीरियड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमको ध्यान रखना है, ठीक है। कितने दिन का नोटिस देना है, 15 दिन का नोटिस देना है। इस नोटिस को फर्दर कितने दिन के लिए हम बढ़ा सकते हैं, तो फर्दर 15 दिन के लिए बढ़ा सकते हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कब आपका पेंशन को विथहेल्ड विथड्रॉ कर सकता है, तो बोला गया इफ द पेंशनर इज कन्विक्टेड इन ए सीरियस क्राइम और ही हैज बीन फाउंड गिल्टी इन ए ग्रेव मिसकंडक्ट। दो केस याद रखना है, एक सीरियस क्राइम, दूसरा ग्रेव मिसकंडक्ट। एक सीरियस क्राइम, दूसरा हो गया ग्रेव मिसकंडक्ट। कितना अमाउंट विथहेल्ड विथड्रॉ कर सकता है, तो बोला गया भैया पूरा भी विथहेल्ड विथड्रॉ कर सकता है और उसका पार्ट भी विथहेल्ड विथड्रॉ कर सकता है, परमानेंटली भी कर सकता है, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए भी कर सकता है ना। और अगर विथहेल्ड विथड्रॉ कर रहा है किसी पार्ट को, तो अमाउंट कितने से कम नहीं होना चाहिए, बताइए पेंशन अमाउंट कितने से कम नहीं होना चाहिए, 9,000 से कम नहीं होना चाहिए। और ये 9,000 से कम नहीं होना चाहिए, कौन सा रूल पे बताया गया,
कौन सा रूल पे बताया गया, तो रूल 44 हमको बताता है इसके बारे में, है ना। रूल 44 में जाके हम लोग पेंशन अमाउंट का कैलकुलेशन देखेंगे, तो वहीं पे ये सारा बातें बताया गया। आगे आते हैं हम लोग, बोला कि वेयर द अथॉरिटी कंपिटेंट टू पास एन ऑर्डर, वेयर द अथॉरिटी कंपिटेंट टू पास एन ऑर्डर इज द प्रेसिडेंट, है ना। तो बोला जा रहा है, जब यहाँ पे हमने क्या देखा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को ये सारा काम करना है। अब बहुत सारा केसेस है जहाँ पे प्रेसिडेंट इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, है ना, हो सकता है। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट को ही पास करना है ऑर्डर। तो बोला जा रहा है जहाँ पे ये जो अथॉरिटी का बात हम कर रहे थे, ये अथॉरिटी कौन है, ये अथॉरिटी नन अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो बोला जा रहा है अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई ऑर्डर पास करना है, द यूपीएससी शैल बी कंसल्टेड बिफोर द ऑर्डर इज पास। देखिए ये एक 2 नंबर आपके आंखों के सामने है, जहां पे अगर एग्जाम पे पूछेगा 90% लड़का गलत जवाब देगा। देखिए यहाँ पे बोला गया कंपिटेंट अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, वो ऑर्डर पास कर सकता है, बट उसके लिए यूपीएससी का कंसल्टेशन इज मैंडेटरी है। ध्यान देना है, प्रेसिडेंट को भी कंसल्टेशन लेना है, तब जाके ऑर्डर पास करना है। आपको सवाल इसी प्रकार से पूछेगा कि जहाँ पे आपका प्रेसिडेंट जो है कंपिटेंट है टू पास एन ऑर्डर, वो खुद से ये पास कर सकता है या फिर यूपीएससी का कंसल्टेशन चाहिए। तो याद रखना है यूपीएससी का कंसल्टेशन इज नेसेसरी, ठीक है। आगे यहाँ पे हम लोग बताए थे कि ग्रेव मिसकंडक्ट के बारे में, कि अगर कोई ग्रेव मिसकंडक्ट होगा तो वहां पे भी पेंशन रोका जा सकता है। अब बात आता है कि ये ग्रेव मिसकंडक्ट के भीतर आता क्या क्या चीज है, तो क्या क्या आता है, तो बोला कि ग्रेव मिसकंडक्ट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन एंड डिस्क्लोजर, कम्युनिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ एनी ऑफिशियल सीक्रेट कोड, एनी सीक्रेट ऑफिशियल कोड, पासवर्ड, एनी स्केच, प्लान, मॉडल, आर्टिकल, नोट, document or information which is mentioned in section 5 of official secret act 1923, which is the 19th act of 1923, which may be prejudicial to the interest of general public or interest of state। तो क्या बोला गया, ग्रेव मिसकंडक्ट के भीतर हम किसको ट्रीट करेंगे, तो बोला गया ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन और डिस्क्लोजर जिसके बारे में कहाँ पे मना किया गया, तो बोला गया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 में, जिसके बारे में बताया गया है कि भाई नहीं, ये सारा सीक्रेट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, ऑफिस का कोड है ना, और ये सारा चीज़ जो है आपको दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है। तो हमको ये रूल नंबर भी याद रखना है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 5। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कौन सा एक्ट है, तो इट इज़ द 19th एक्ट ऑफ 1923 का 19th एक्ट है। और यहाँ पे कौन सा इंफॉर्मेशन को हम लोग आपका मतलब कॉन्फिडेंशियल नेचर का मान रहे हैं, तो ऑफिशियल सीक्रेट ऑफिशियल कोड, है ना, ऑफिस का अगर कोई कोड वगैरह है ना, ऑफिस का कोई पासवर्ड है, ऑफिस का कोई स्केच है, कोई प्लान, मॉडल, आर्टिकल, कोई नोट, डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन, तो ये सारा चीज़ को अगर कोई डिस्क्लोज करेगा, किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेगा, शेयर करेगा, तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए ग्रेव मिसकंडक्ट। तो इसको आपका ग्रेव मिसकंडक्ट माना जाएगा, ठीक है। आगे क्या बताया गया, तो बोला गया स्टॉपेज और रिडक्शन ऑफ पेंशन फॉर रीजंस अदर देन मिसकंडक्ट आर नॉट परमिसिबल। तो हम जब भी किसी व्यक्ति का पेंशन को स्टॉप कर देते हैं या फिर पेंशन को रिडक्शन करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो बोला गया अदर देन मिसकंडक्ट, अदर देन मिसकंडक्ट, ये रीजन को छोड़ के जनरली आपका परमिसिबल नहीं है। एक तो आपका हम लोग देखा सीरियस कोई क्राइम है तो वहाँ पे परमिसिबल है, और अगर कोई मिसकंडक्ट हुआ है, ग्रेव मिसकंडक्ट, तभी जाके ये परमिशन है, अदरवाइज नहीं परमिसिबल है। बोला कि फेल्यूर और रिफ्यूजल बाय द पेंशनर टू पे द गवर्नमेंट ड्यूज, गवर्नमेंट का कोई ड्यूज बाकी था पेंशनर के पास और पेंशनर वो पे नहीं कर पा रहा है, तो इसको आपको मिसकंडक्ट नहीं मानना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, प्रैक्टिकली भी आपको काम आएगा। बोला कि गवर्नमेंट का ड्यूज जो है, अगर इफ द पेंशनर इज अनेबल टू पे द गवर्नमेंट ड्यू, इट इज नॉट ट्रीटेड एज ए मिसकंडक्ट, इसको मिसकंडक्ट ट्रीट नहीं करना है, इसके बारे में भी हमको ध्यान रखना है।
आगे आते हैं रूल 8। रूल 8 से आपको सवाल आएगा ही आएगा, यार थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या क्या बताया गया, बोला गया राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड और विथड्रॉ पेंशन। रूल 8 में क्या बताया गया, बोला गया द राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड और विथड्रॉ पेंशन। पहले हम लोग रूल 7 में किसके बारे में देखे, अपॉइंटिंग ऑथोरिटी का पावर। यहाँ पे हम लोग देखे अपॉइंटिंग ऑथोरिटी का पावर। बेसिकली अगर हम लोग इसको डिस्कस करें तो इट टेल्स अस अबाउट द पावर टू विथहेल्ड और विथड्रॉ पेंशन बाय अपॉइंटिंग ऑथोरिटी, है ना। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में देखें, पावर टू विथहेल्ड और विथड्रॉ पेंशन बाय द अपॉइंटिंग ऑथोरिटी। अब ये अपॉइंटिंग ऑथोरिटी है, इट मे बी ए सबॉर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट मे बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोनों कंडीशन को यहाँ पे हम लोग जिक्र किए हैं, है ना। अब आगे हम लोग आएंगे रूल 8 में, जहाँ पे क्या बताया गया, जहाँ पे बोला गया द प्रेसिडेंट का पावर, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ठीक है। तो बोला कि द प्रेसिडेंट रिजर्व्स हिमसेल्फ द राइट ऑफ विथहोल्डिंग ऑफ पेंशन और ग्रेचुइटी और बोथ। प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो पेंशन को भी विथहेल्ड कर सकता है, वो ग्रेचुइटी को भी विथहेल्ड कर सकता है, और वो दोनों के दोनों को भी विथहेल्ड कर सकता है। तो प्रेसिडेंट रिजर्व्स हिमसेल्फ द राइट टू विथहोल्ड द पेंशन और ग्रेचुइटी और बोथ, आइदर इन फुल और इन पार्ट, पूरा भी कर सकता है और पार्ट भी कर सकता है ना। विदड्रॉइंग ए पेंशन इन फुल, किसी को पेंशन दिया जा रहा था उसको विदड्रॉ भी कर सकते हैं, नहीं, है ना, उसको और नहीं दिया जाएगा। बोला कि ये भी आपका परमानेंटली हो सकता है, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए भी हो सकता है। साथ ही साथ क्या कर सकता है, ही इट में ऑर्डर फॉर रिकवरी फ्रॉम पेंशन और ग्रेचुइटी, ये पेंशन से या ग्रेचुइटी से रिकवरी का भी ऑर्डर कर सकता है ना। ये भी पिक्यूनरी कोई लॉस हुआ है, पिक्यूनरी कोई लॉस हुआ है, उसके रिकवरी के लिए पेंशन से या ग्रेचुइटी से उसका रिकवरी के लिए भी ऑर्डर कर सकता है ना। तो ये सारा पावर किसके पास दिया गया है, प्रेसिडेंट के पास दिया गया है। तो यही बात आपका यहाँ पे बताया गया दैट द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ रिजर्व्स द राइट टू विथहोल्ड ए पेंशन और ग्रेचुइटी or both, either in full or part, or withdrawing a pension in full or part, whether permanently or for a specified period, and order the recovery from a pension or gratuity of the whole or part of pecuniary loss caused by the government servant, and a cost to the government by the government servant, or in any departmental or judicial proceeding the pensioner is found guilty in grave misconduct or negligence during the period of service। तो ये सारा केस में ये सारा पावर अल्टीमेट इतना सारा बातें जो है इसका निचोड़ आप अगर निकालिएगा तो पेंशन ग्रेचुइटी दोनों को प्रेसिडेंट के द्वारा विथहेल्ड विथड्रॉ किया जा सकता है। ये गया नंबर 1। फिर अगर आप देखिएगा ये जो विथहेल्ड या विथड्रॉ किया जा सकता है ये परमानेंटली भी किया जा सकता है और ये आपका स्पेसिफाइड पीरियड के लिए भी किया जा सकता है। फिर हम लोग देखा कि प्रेसिडेंट के पास पावर है गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का पिक्यूनरी लॉस गवर्नमेंट को हुआ है और वो डिपार्टमेंटल या जुडिशियल प्रोसीडिंग में गिल्टी पाया गया या फिर उनका ग्रेव मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस के कारण ये पिक्यूनरी लॉस हुआ है तो उस पिक्यूनरी लॉस का जो अमाउंट है उसका रिकवरी पेंशन से या ग्रेचुइटी से करने के लिए भी प्रेसिडेंट ऑर्डर कर सकता है। तो ये सारा बातें कहाँ पे बताया गया, रूल 8 में आपका बताया गया है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन दिया गया, ठीक है, तुम रिकवरी तो करोगे बट ये 2 मैटर है, 2 बातें हैं जिसको तुमको ध्यान में रखना है। क्या क्या है, नंबर 1, द यूपीएससी शैल बी कंसल्टेड बिफोर एनी फाइनल ऑर्डर्स आर पास्ड। जब भी कोई फाइनल ऑर्डर प्रेसिडेंट के द्वारा पास किया जाएगा उसके पहले यूपीएससी का कंसल्टेशन इज मैंडेटरी, ठीक है। फिर बोला कि वेयर ए पार्ट ऑफ पेंशन इज विथहेल्ड और विथड्रॉन द अमाउंट ऑफ सच पेंशन शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बिलो द मिनिमम अमाउंट ऑफ पेंशन अंडर रूल 44 विच इज ₹9,000, है ना। तो ये भी हम लोग देख लिया। नंबर 1 यूपीएससी के साथ कंसल्टेशन कर लेना है। नंबर 2 अगर आप पार्ट को विथहेल्ड या विथड्रॉ कर रहे हो, कंप्लीटली विथहेल्ड विथड्रॉ कर रहे हो डजेंट मैटर, बट अगर किसी पार्ट को आप विथहेल्ड या विथड्रॉ कर रहे हो, 1 मिनट प्लीज वेट करिए। हेलो, बोलो, क्लास करो मैं।
এখন তো তুমি খাওয়ার পরে ভিটামিনটা খাবে, ठीक है, क्योंकि इतने लोगों ने हमको मेरे तरफ से बात कर दिया तो हम आपका बात नहीं मानेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए कनेक्शन। चल अच्छा अब ठीक है, चलिए चलिए कोई नहीं। कोई जगह ऐसा गया जहाँ पे आप समझ नहीं पाए हैं तो बताइए। मंजीत जी अगर कहीं पे ऐसा लगा जहाँ पे आप समझ नहीं पाए हैं तो प्लीज़ बताइए, ठीक है। तो ये हम लोग देखा रूल 8 में। अब और क्या क्या बात बताया गया, देखिए अब यहाँ पे बोला जा रहा है कभी भी अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट होता है तो इफ द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इज इंस्टीट्यूटेड while the government servant was in service whether before his retirement or during his re-employment by an authority subordinate to the president, the authority shall submit a report recording its finding to the president। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट सर्वेंट का रिटायरमेंट हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट का रिटायरमेंट हुआ है, बट प्रोसीडिंग कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, है ना। तो बोला जा रहा है इफ द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इज इंस्टीट्यूटेड व्हाइल द गवर्नमेंट सर्वेंट वाज इन सर्विस, तो ये है मेरा डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब ये पीरियड में मैं सर्विस में था। तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इज इंस्टीट्यूटेड व्हाइल द गवर्नमेंट सर्वेंट वाज इन सर्विस, दैट मीन बिफोर हिज रिटायरमेंट, है ना। तो एक हो गया रिटायरमेंट से पहले। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है अगर किसी का रिटायरमेंट हो जाता है और उसके बाद उसका फर्दर रीएम्प्लॉयमेंट होता है तो उस पीरियड को भी इसके भीतर शामिल किया जा रहा है। तो ऐसा केस में क्या करना रहेगा, तो बोला जा रहा है जिसने उनको उनके खिलाफ ये आपका प्रोसीडिंग चालू किया था जिस अथॉरिटी ने, इट विल बी हिज ड्यूटी टू सबमिट ए रिपोर्ट रिकॉर्डिंग इट्स फाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके हाथ से निकल गया होगा क्योंकि बंदा रिटायर कर चुका है तो ये आपका कुछ कर नहीं पाएगा। तो बोला कि इफ ए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इज इंस्टीट्यूटेड व्हाइल द गवर्नमेंट सर्वेंट वाज इन सर्विस बिफोर हिज रिटायरमेंट और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज री-एम्प्लॉयमेंट बाय एन अथॉरिटी हु इज सबॉर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट, उस केस में ये जो सबॉर्डिनेट अथॉरिटी जिसने उनके खिलाफ ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग को चलाया था उनके द्वारा उस केस का एक रिपोर्ट बनाया जाएगा, अपना फाइंडिंग दिया जाएगा और इस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा किसके पास, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। अब इफ द डिपार्टमेंटल ये केस गया जहां पे रिटायरमेंट से पहले या फिर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रीएम्प्लॉयमेंट किसी ने गड़बड़ी किया, उनका जो अथॉरिटी है उन्होंने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की और उनका रिपोर्ट जो है सबमिट किया। अब यहाँ पे केस क्या है, तो बोला गया यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि बंदा रिटायर कर चुका है पर आपके द्वारा कोई डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलाया नहीं गया, तो बोला जा रहा है द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इफ नॉट इंस्टीट्यूटेड while the गवर्नमेंट सर्वेंट was in सर्विस, गवर्नमेंट सर्वेंट जब सर्विस में था, अब सर्विस का मतलब बिफोर रिटायरमेंट और ड्यूरिंग द री एम्प्लॉयमेंट पीरियड, अगर उस दौरान ये डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं किया गया, उस दौरान अगर ये डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं किया गया, उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे भी दो कंडीशन है ना। मेरा एक कोई एक मूवी हम लोग देख रहे थे शायद जहाँ पे इसमें दो बात हो सकता है ना। तो यहाँ पे भी बोला गया इसमें दो बात हो सकता है, दो चीज़ हमको ध्यान रखना है। क्या बोला गया, तो बोला जा रहा है यहाँ पे द प्रोसीडिंग शैल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड विदाउट द सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो अगर आपने पहले नहीं किया तो बाद में आप नहीं कर सकते हो। करने के लिए जब भी ये प्रोसीडिंग उनके खिलाफ चलाया जाएगा, कुछ किया जाएगा, तो बोला जा रहा है यहाँ पे सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड और प्रेसिडेंट के द्वारा जो सैंक्शन दिया जाएगा वो फॉर्मेट 2 में दिया जाएगा, ठीक है। बताइए यहाँ पे टोटल कितना फॉर्मेट है इस रूल में, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। बिल्कुल टोटल 13 फॉर्मेट इसमें है। तो बोला गया सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, कभी भी उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का प्रोसीडिंग अगर इंस्टीट्यूट करना है तो उसके लिए सैंक्शन चाहिए प्रेसिडेंट का, और कौन सा फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट 2 में चाहिए। सेकेंड केस क्या बोला गया, बोला गया शैल नॉट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इवेंट, कोई ऐसा इवेंट के लिए ये प्रोसीडिंग चलाया नहीं जा सकता जो प्रोसीडिंग 4 साल पहले हुआ है ना। द इवेंट विच टुक प्लेस
more than 4 years before such institution। आप आज के दिन में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चला रहे हो, मतलब ये इसको हम बोल रहे हैं डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, है ना, जिस दिन हमने वो प्रोसीड्योर स्टार्ट किया। तो इसके 4 साल से ज़्यादा पहले अगर कोई घटना हुआ है तो उसके लिए हम प्रोसीड्योर नहीं चला सकते। तो 2 ऑप्शन देखा है, एक हमको अगर प्रोसीड्योर चलाना होगा तो प्रेसिडेंट का सैंक्शन लेना पड़ेगा और प्रेसिडेंट सैंक्शन देगा फॉर्मेट 2 में। फिर हमने देखा 4 साल के पुराना अगर घटना होगा तो उसके लिए आपका ये प्रोसीड्योर नहीं चलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला पॉइंट। बोला जी द गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज रिटायर्ड ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन और अदरवाइज, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका रिटायरमेंट हो चुका है ना, रिटायरमेंट हो चुका है और अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन और अदरवाइज एंड अगेंस्ट whom any departmental or judicial proceeding are instituted, a provisional pension is provided। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके खिलाफ क्या हुआ था, कोई डिपार्टमेंटल या जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा था, है ना, कोई डिपार्टमेंटल या जुडिशियल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ चल रहा था और बंदा का 60 साल एज हो चुका है, मतलब सुपर एनुएशन का टाइम हो चुका है, या फिर ड्यू टू सम अदर रीजन उनको क्या हुआ, उनको सर्विस से रिटायर होना पड़ा। तो बोला गया यहाँ पे हम उनको फाइनल पेंशन जो है वो पूरा पेंशन हम नहीं देंगे, यहाँ पे उनको जो पेंशन हम देते हैं उसको बोला जाता है प्रोविजनल पेंशन। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं प्रोविजनल पेंशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज रिटायर्ड ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन और अदरवाइज एंड अगेंस्ट हुम एनी डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड, जिसके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग या जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा है, उनको बोला गया हम प्रोविजनल पेंशन ही देंगे। एक दिए प्रदीप जी म्यूट आइसक्रीम बच्चे वाली दिए, क्या क्या वाली है, कौन सी आइसक्रीम है, वेनिला दे दे, वेनिला दे दिए। प्रदीप जी हमको भी आइसक्रीम खिलाइए, अकेले अकेले खाते हैं, बच्चा को खिलाते हैं, हम लोग क्या दोष किए हैं, ये गड़बड़ बात है सच में, हद पार कर दिया सब लोगों ने। एक आदमी आइसक्रीम के लिए तरस रहा है और ये लोग खुद से आइसक्रीम खा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बोला गया, तो पहले हम लोग क्या देखा, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा है तो उनको प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। अब प्रोविजनल पेंशन कितना मिल सकता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन कितना हो सकता है वो देखिए बताया गया। बोला कि द प्रोविजनल पेंशन मे बी इक्वल टू द मैक्सिमम पेंशन। देखिए ये हमेशा इक्वल नहीं होगा, ये हमेशा इक्वल नहीं होगा, इट मे बी इक्वल, मतलब इसके नीचे हो सकता है बट इससे ज़्यादा नहीं। तो प्रोविजनल पेंशन मे बी इक्वल टू द मैक्सिमम पेंशन एडमिसिबल ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, है ना। तो जो डेट ऑफ रिटायरमेंट था वहाँ तक जो क्वालिफाइंग सर्विस हो रहा था उसके आधार पे, उसके ग्राउंड पे, उसके बेसिस पे प्रोविजनल पेंशन दिया जा सकता है। दूसरी बात, अगर कोई बंदा आपका सस्पेंडेड है ना, इफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट वॉज इन सस्पेंशन, वॉज अंडर सस्पेंशन ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो बोला गया भैया जब उनको सस्पेंड किया गया था, जब उनको सस्पेंड किया गया था उसके इमीडिएट पहले तक उनको जो आपका क्वालिफाइंग सर्विस हो रहा था उसके आधार पे प्रोविजनल पेंशन दिया जाएगा। क्योंकि सस्पेंशन जब होता है नॉर्मली ग्रेव मिसकंडक्ट के लिए ही दिया जाता है और ज़्यादातर केस में चांसेस रहता है मेजर पेनल्टी का ही, और मेजर पेनल्टी होगा तो उसके भीतर रिमूवल डिसमिसल हो सकता है, तो वहाँ पे आपका चांसेस हो जाता है कि भाई पेंशन वेंशन मिले या ना मिले। तो जिस कारण से डेट ऑफ सस्पेंशन जो था उसके पहले तक ही प्रोविजनल पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस माना जाता है। तो अगर डेट ऑफ रिटायरमेंट है तो उसको हम लोग ले सकते हैं, या फिर अगर पहले से वो सस्पेंडेड है तो जब उनका सस्पेंशन हुआ उसके प्रीवियस डे तक, है ना, उस पीरियड तक डेट ऑफ सस्पेंशन तक हम क्या करेंगे, उसको आपका क्वालिफाइंग सर्विस के लिए काउंट करेंगे और उसी के आधार पे उनको प्रोविजनल पेंशन जो है दिया जाएगा। तो बोला कि ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल पेंशन जब भी पास किया जाता है तो बोला जा रहा था प्रोविजनल पेंशन शैल कंटिन्यू, ये चलते रहेगा। कब तक चलते रहेगा, बोला गया जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता है
कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा कि भैया इसका जो है केस प्रोसीडिंग समाप्त हो चुका है, इसको इतना ही अमाउंट मिलने वाला है। तो जब तक ये फाइनल ऑर्डर नहीं आएगा तब तक ये प्रोविजनल पेंशन जो है कंटिन्यू चलते रहेगा। फाइनल ऑर्डर जब तक नहीं आएगा तब तक प्रोविजनल पेंशन चलते रहेगा। ठीक है, आगे। अब मान लीजिए किसी को प्रोविजनल पेंशन दिया गया और बाद में देखा गया उनका जो एक्चुअल पेंशन है वो फिक्स हुआ है कम। प्रोविजनल पेंशन ज़्यादा था, एक्चुअल पेंशन कम हुआ है ना। मान लीजिए कि आपका, ऐसे जस्ट एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं, किसी को 100 रुपये मिल रहा था आपका प्रोविजनल पेंशन, जब फाइनल पेंशन हुआ तो आ गया मेरा 90 रुपया। अब देखिए पहले ज़्यादा था बाद में कम है तो रिकवर हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि नो रिकवरी शैल बी मेड वेयर द पेंशन फाइनली सैंक्शनड इज लेस देन प्रोविजनल पेंशन। तो अगर हमारा जो पेंशन है, प्रोविजनल पेंशन है, ये अगर ज़्यादा था और फाइनल पेंशन जो है कम है तो वहाँ पर भी बोला गया कोई रिकवरी उनसे नहीं किया जाएगा। ठीक है, वेयर द प्रेसिडेंट डिसाइड्स not to withhold or withdraw pension but order recovery of pecuniary loss from pension, the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding 1/3 of the pension admissible on the date of retirement ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो क्या बोला गया, बोला गया प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया नहीं इसका पेंशन विदड्रॉ विथहेल्ड करने का कोई आवश्यकता नहीं है, बट पिक्यूनरी लॉस बहुत सारा हुआ है इसके कारण से, तो वो पैसा जो है इनके पेंशन से काट लिया जाए। तो जब ये रिकवरी हम उसके पेंशन से करेंगे तो बोला गया भैया 1/3 से ज़्यादा रिकवरी मत करो, है ना। तो यही बात यहाँ पे बताया गया, देखिए वेयर द प्रेसिडेंट डिसाइड्स नॉट टू विथहोल्ड और विथड्रॉ द पेंशन एंड बट ऑर्डर्स द रिकवरी ऑफ पिक्यूनरी लॉस फ्रॉम पेंशन, यहाँ पे रिकवरी शैल नॉट ऑर्डिनरीली बी मेड एट ए रेट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ पेंशन। तो ये जो रिकवरी हम करेंगे ये 1/3 ऑफ पेंशन जो है इस अमाउंट से ज़्यादा रिकवरी नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात हमको बताया गया है। और ये कौन सा पेंशन का 1/3, तो बोला गया डेट ऑफ रिटायरमेंट जो गवर्नमेंट सर्वेंट था उस टाइम पे जो उसको पेंशन मिल रहा था, है ना, बाद में कितना बढ़ा है घटा है वो नहीं देखना है, डेट ऑफ रिटायरमेंट में जितना पेंशन मिल रहा था उसके 1/3 से ज़्यादा आप रिकवरी नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ये फाइनल ऑर्डर जो रूल 8 का आपका दिया जाता है, इशू किया जाता है, तो बोला जा रहा है ऑर्डर हमेशा इशू किया जाएगा बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। द फाइनल ऑर्डर अंडर रूल 8 शुड बी इशूड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। फाइनल ऑर्डर जो रूल 8 का है इशू कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। अगर किसी केस में किसी को माइनर पेनल्टी दिया जाता है तो बोला गया माइनर पेनल्टी डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन पेंशन और ग्रेचुइटी। तो माइनर पेनल्टी का कोई इफेक्ट पेंशन और ग्रेचुइटी पे नहीं होता, इसको हमको याद रखना है। बोला कि नो ग्रेचुइटी शैल बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए पेंशन तो हम लोग दे रहे थे, प्रोविजनल पेंशन दे रहे थे, बट बोला कि नो ग्रेचुइटी शैल बी पेड, no gratuity shall be paid to the government servant until the conclusion of departmental or judicial proceeding and issue of final order। जब तक आपका केस का कंक्लूजन नहीं हो जाता है, जब तक फाइनल ऑर्डर इशू नहीं हो जाता है, तब तक कोई ग्रेचुइटी गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं देना है। पेंशन तो देना है, प्रोविजनल पेंशन देना है, बट ग्रेचुइटी नहीं देना है। ये बात हमको याद रखना है, रूल 8 में बताया गया। तो रूल 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारा सवाल हम लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए एक फटाफट से जवाब दीजिए। पेंशन जो रूल 8 का फाइनल ऑर्डर होगा इट इज़ इशूड इन द नेम ऑफ, किसके नाम पे इशू होता है, बिल्कुल प्रेसिडेंट के नाम पे इसको इशू किया जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए अगर किसी का जो प्रोविजनल पेंशन था वो ज़्यादा था, फाइनल पेंशन कम हो गया, तो वेदर रिकवरी कैन बी मेड और नॉट, बिल्कुल कोई रिकवरी नहीं किया जाएगा, इसको भी हमको याद रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल 9। रूल 9 पे क्या बताया गया, तो रूल 9 हमको बताता है कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद जो कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट होता है उसके बारे में बताया गया, है ना। अब ये होता है ऐसा नहीं है, हम गलत बोल रहे हैं, कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट कोई ले सकता है ना। कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट क्या है वो भी हम लोग देखेंगे, और
किसके केस में क्या आपका इम्प्लीकेशन है, क्या कंडीशन है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो रूल 9 पे हमारा बताया गया है कि इफ ए पेंशनर हु इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट वॉज ए मेंबर ऑफ ग्रुप ए सर्वेंट, है ना, तो कोई भी पेंशनर जो पहले क्या था, पहले कोई ग्रुप ए सर्विस का मेंबर हुआ करता था, रिटायरमेंट से पहले वो कौन सा सर्विस में था, ग्रुप ए सर्विस में था। तो बोला गया अगर इफ दैट ग्रुप ए, जो भी आपका एक्स ग्रुप ए आपका गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, विशेस टू एक्सेप्ट एनी कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट, अगर वो क्या कर सकता है, वो आपका एक्सेप्ट करना चाहता है किसी भी कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट को बिफोर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, तो अपने रिटायरमेंट डेट से 1 साल के भीतर अगर वो किसी कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट को लेना चाहता है, इसके लिए उनको प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट जो है वो लेना है। क्लियर है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर कर गया, है ना, और वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ग्रुप ए गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ करता था, और रिटायरमेंट के 1 साल के भीतर वो चाहता है कि कोई कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट लेना, है ना, तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए वो चाहता है कि आपका LIC का एजेंट बनेगा, है ना, कोई LIC का एजेंट बनेगा, या फिर किसी दूसरे फार्म में जाके वो ज्वाइन करेगा, है ना, और वहाँ पे एज एन एजेंट वो काम करेगा, या फिर कोई ट्रेडिंग कमर्शियल इंडस्ट्रियल का काम करेगा, तो बोला जा रहा है ऐसा कोई काम पे अगर वो जाना चाहता है तो उसके लिए प्रीवियस सैंक्शन इज रिक्वायर्ड विद इन 1 ईयर के लिए। कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या आता है, तो बोला जा रहा है कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन एजेंट अंडर ए कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्म, इंडिविजुअल, है ना, तो ये आपका आ गया कि इसके भीतर कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में कौन आता है, तो बोला कि कोई एक एजेंट आएगा जो किसी कंपनी में काम करता है, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करता है, किसी फंड में काम करता है, या फिर कोई ऐसा इंडिविजुअल है हु हैज़ बीन एंगेज्ड इन एनी ट्रेडिंग, एनी कमर्शियल, एनी इंडस्ट्रियल, फिनेंशियल और प्रोफेशनल बिजनेस। तो कोई एजेंट हो सकता है जो किसी कंपनी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, फार्म में काम कर रहा है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है जो किसी ट्रेडिंग में, किसी आपका कमर्शियल कंपनी में, इंडस्ट्रियल, फिनेंशियल या प्रोफेशनल बिजनेस में जुड़ा हुआ है, तो इनको बोला जाता है आपका कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट। तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रुप ए गवर्नमेंट सर्वेंट से जो रिटायर किया है, अगर रिटायरमेंट के विद इन 1 ईयर वो कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट लेना चाहता है तो उनको प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा। अब बोला कि अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, तो वो अलग इशू है, तो उसका पेंशन वगैरह हम देंगे नहीं, है ना, हमारे पास तो एक हथियार है ही। तो बोला जी इफ अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, बोला कि ग्रुप ए गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपना रिक्वेस्ट डाला और गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको रिफ्यूज़ कर दिया, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कंडीशन अप्लाई किया गया कि तुमको ये करना है, वो नहीं करना है, ये करना, वो करना, ये है जो भी है। अब बोला जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा इसको रिफ्यूज़ किया जाता है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा सर्टेन कंडीशन इसमें अप्लाई किया जाता है, तो उसके अगेंस्ट में ये जो उसके अगेंस्ट में ये ग्रुप ए गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ये क्या कर सकता है, ये रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, और रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उनको टाइम दिया गया 30 डेज का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। नंबर 1 ये 30 दिन का समय, नंबर 2 बिफोर 1 ईयर में सैंक्शन चाहिए, है ना। देखिए ये सैंक्शन वाला सवाल कैसे पूछता है, आपको इस प्रकार से पूछेगा कि ग्रुप ए गवर्नमेंट सर्वेंट है, कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट लेना चाहता है विद इन 1 ईयर, तो वेदर प्रायर इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड, है ना, तो एक कर दिया प्रायर इंटीमेशन कि भाई इंटीमेशन देना। देखिए इंटीमेशन और सैंक्शन में अंतर है, सैंक्शन में आपको अप्रूवल लेना पड़ रहा है, इंटीमेशन में आपको अप्रूवल लेना नहीं पड़ रहा है, तो प्रायर सैंक्शन इज रिक्वायर्ड, है ना, इंटीमेशन नहीं। फिर कितने दिन के भीतर, ये टाइम भी पूछा जा सकता है, तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है, तो यहाँ से आपका सवाल पूछा जा सकता है। आगे आते हैं 30 डेज, 30 डेज के भीतर क्या करना है, उनको अपना रिप्रेजेंटेशन देना है, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। आगे आते हैं हम लोग रूल 10 में। रूल 10 में क्या बोला गया, बोला कि एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट अंडर गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, है ना, एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट
अंडर गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया। तो इंडिया के बाहर अगर मान लीजिए कोई दूसरे देश में आप गवर्नमेंट का सर्विस करना चाहते हो या कोई दूसरा देश में एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हो, तो बोला क्या, if a pensioner who immediately before his retirement was a member of central service group A, यहाँ पर भी सेम ग्रुप ए लोगों जो रहेगा, तो बोला गया इफ ए पेंशनर हु इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट वाज ए मेंबर ऑफ सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए विशेस टू एक्सेप्ट द एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, he shall obtain previous permission of the central government for such acceptance। तो यहाँ पे भी उनको क्या करना है, यहाँ पे भी उनको प्रीवियस परमिशन ले लेना है ना। तो कोई भी सेंट्रल, यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड नहीं है, वहाँ पे हमारा 1 साल के भीतर था कि 1 साल के भीतर है तो आपको लेना है, बाद में नहीं लेना है। बट यहाँ पे आप पहले आप पेंशनर हो, आप ग्रुप ए गवर्नमेंट सर्वेंट थे और आप ज्वाइन करना चाहते हो किसी फॉरेन गवर्नमेंट में, तो भैया वो चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, डजेंट मैटर, यू हैव टू टेक द प्रायर परमिशन। उसके एक्सेप्टेंस से पहले आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो क्या उखाड़ लोगे। तो यहाँ पे क्या बोला देखिए, हमारे पास आती आ रहा है ना पेंशन है, तो बोला कि नो पेंशन शैल बी पेएबल टू द पेंशनर हु एक्सेप्ट्स such an employment without proper permission in respect of any period for which he is so employed for such period, है ना। तो बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है, दूसरे जगह पे आपका एम्प्लॉयमेंट ले लेता है, कोई भी पेंशनर अगर दूसरे गवर्नमेंट के पास जाके ऐसा एक्सेप्ट कर लेता है, तो बोला गया कि उस जगह पे हम क्या करेंगे, तो बोला गया उस जगह पे उस पीरियड के लिए हम उनको कोई पेंशन नहीं देंगे। ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा, रूल 10 तो हम लोग देख लिए, अब आते हैं हम लोग रूल 11 में। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमको बताइए रूल 10 जो है ये कौन सा चैप्टर में था। रूल 10 जो था ये कौन सा चैप्टर में था, किसी को याद है? बिल्कुल चैप्टर 2 में था, है ना। बताइए चैप्टर 2 में कौन सा रूल से लेके कौन सा रूल तक था, कौन सा रूल से लेके कौन सा रूल तक था, याद है? रूल नंबर 5 से लेके 10 तक हमारा था चैप्टर 2 में। वेरी गुड सत्येंद्र जी। 1 से लेके 4 तक था चैप्टर 1, जहाँ पे आपका प्रिलिमिनरी के बारे में बताया गया था, है ना। 1 से लेके 4 तक प्रिलिमिनरी के बारे में बताया गया था। फिर हम लोग 5 में आए थे, 5 से लेके 10 तक क्या बताया गया, जनरल कंडीशन। देखिए बहुत सारा बातें यहाँ पे बताया गया कि फैमिली पेंशन आपका, उसके क्लेम के बारे में बताया गया, लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ पेंशन के बारे में बताया गया, पेंशन का फ्यूचर गुड कंडक्ट के ऊपर है इसके बारे में बताया गया, प्रेसिडेंट के पास पावर है उसके बारे में बताया गया, कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया, अगर हम दूसरे गवर्नमेंट में दूसरे देश में जाके एम्प्लॉयमेंट लेते हैं उसके बारे में बताया गया। तो ये सारा जनरल कंडीशन है ना। तो चैप्टर 2 में हमारा जनरल कंडीशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब एक बार और बताइए हमको, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू विथहेल्ड और विथड्रॉ पेंशन कौन सा रूल में बताया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, भूलना नहीं है ना। बिल्कुल, रूल नंबर 8 में होता है राइट, है ना। तो 8 में आपका राइट के बारे में बताया गया है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी का जो पावर हम लोग देखा, पेंशन एंड फैमिली पेंशन सब्जेक्ट टू फ्यूचर गुड कॉन्डक्ट, उसको आपका 7 में बताया गया, है ना। गुड कॉन्डक्ट के साथ साथ पेंशन मिलेगा, अगर गुड कॉन्डक्ट का साथ रहेगा तभी जाके पेंशन मिलेगा, नहीं तो पेंशन नहीं मिलेगा। लिमिटेशन ऑफ पेंशन हम लोग देखा 6 में बताया गया। चलिए बढ़िया है, आगे आते हैं हम लोग रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 जो है ये आपका आता है, बिल्कुल 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 नीलेश जी, पहले ये रूल 9 हुआ करता था 1972 में, अगर आप जाइएगा तो रूल 9 हुआ करता था, अब उसको 9 से रूल 8 हुआ है। ठीक है, तो अभी सारा जो प्रोसीडिंग वगैरह चलता है वो रूल 8 में ही चलता है ना। उसके भीतर भी हम लोग कंडीशन देख लिया कि कितना साल हो जाने के बाद आप कुछ कर नहीं सकते, कितने साल के बाद, 4 साल के बाद आप कुछ कर नहीं सकते। अगर कुछ करना चाहते हो कभी भी आफ्टर रिटायरमेंट, किसका कंसल्टेशन चाहिए, किसका कंसल्टेशन चाहिए?
यूपीएससी का कंसल्टेशन चाहिए। प्रेसिडेंट तो करेगा, कंसल्टेशन किसका चाहिए? तो कंसल्टेशन आपका यूपीएससी का चाहिए। अब हम लोग आते हैं अगला चैप्टर में, चैप्टर 3। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितना है एक बार बताइए तो हमको, टोटल चैप्टर कितना है इसमें? बिल्कुल, टोटल 14 चैप्टर है। वेरी गुड आकाश, सत्येंद्र, मल्लिकार्जुन जी, टोटल 14 चैप्टर है। टोटल नंबर ऑफ रूल्स कितना है इसमें? टोटल नंबर ऑफ रूल्स, बिल्कुल 87 रूल्स जो है इसमें टोटल आपका बताया गया है। तो आगे आते हैं हम लोग रूल नंबर 11। ये आपका पार्ट है चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 में 11 से लेके 30 तक, टोटल आपका 11 से लेके 30 मतलब 20 रूल्स आपका इसके भीतर मिल जाएगा। और ये चैप्टर जो है डील करता है क्वालिफाइंग सर्विस, है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे एक नोट कर लेते हैं। अभी हम लोग देखेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 में कहाँ से कहाँ तक है? तो रूल नंबर 11 से लेके 30 तक है। और इसका कंटेंट क्या है? तो इसका कंटेंट है क्वालिफाइंग सर्विस। क्लियर है? तो चैप्टर 3 रूल 11 से लेके 30, जिसमें आपका बताया गया है क्वालिफाइंग सर्विस। तो आपको हम किस लिए बता रहे हैं ये रेंज? मान लीजिए आपको क्वालिफाइंग सर्विस रिलेटेड कोई सवाल पूछा गया, तो आपको याद रखना है कि रूल नंबर अगर पूछा गया तो भैया वो 11 से लेके 30 के भीतर होगा। अब उसके बाहर वाला कोई रूल देगा तो वो आपका आपका क्वालिफाइंग सर्विस के भीतर नहीं आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल 11 में, जहाँ पे बताया गया कमेंसमेंट ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। मेरा क्वालिफाइंग सर्विस शुरू कब से होता है? मेरा जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो शुरू कब से होता है? तो क्या बोला गया? बोला कि क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी कमेंस्ड फ्रॉम द डेट ही टेक्स द चार्ज ऑफ एनी पोस्ट। तो कमेंस कब से हुआ, है ना? डेट ऑफ इफेक्ट कब से चालू हुआ? तो बोला गया जिस दिन उन्होंने चार्ज को एक्सेप्ट किया किसी भी पोस्ट में, है ना, टू हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट आइदर सब्सटेंटिवली और ऑफिशिएटिंग और इन टेम्पोररी कैपेसिटी। तो बोला जा रहा है भैया गवर्नमेंट सर्वेंट जिस दिन आपका चार्ज लिया, चाहे वो सब्सटेंटिव कैपेसिटी में हो, चाहे वो ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में हो, चाहे वो टेम्पोररी कैपेसिटी में हो, उस दिन को हम मानेंगे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है, अब बोला जा रहा है द ऑफिशिएटिंग और टेम्पोररी सर्विस is followed without interruption by substantive appointment in the same or other service or post is treated as qualifying service। अब किसी ने ऑफिशिएटिंग या टेम्पोररी कैपेसिटी में ज्वाइन किया और विच इज फॉलोड बाय सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट, तो ये पूरा पीरियड जो है ट्रीट हो जाएगा अंडर क्वालिफाइंग सर्विस। अब पॉइंट नंबर 3 पे ध्यान दीजिए, बोला गया सर्विस रेंडर्ड before attaining the age of 18 years shall not be counted as qualifying service except in cases of counting the military service for civil pension under rule 20। तो आप इसका रूल 20 में आइए। अगर आप इसका रूल 20 में आइएगा तो रूल 20 हमको बताता है काउंटिंग ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड बिफोर सिविल एम्प्लॉयमेंट। तो फंडा क्या है? कोई बंदा आपका मिलिट्री सर्विस में था और वो आके सिविल में री एम्प्लॉयमेंट ले लिया। अब यहाँ पे पेंशन के लिए दो कंडीशन होता है। एक, मान लीजिए वो पुराना वाला एज मिलिट्री में जो था उस हिसाब से पेंशन ले लेगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, वो उस पेंशन को सरेंडर कर देगा। अगर वो पुराना पेंशन ग्रेचुइटी उसको सरेंडर कर देता है तो पूरा सर्विस जो है उसका क्वालिफाइंग सर्विस ट्रीट हो जाता है। तो ऐसा केसेस को ही यहाँ पे आपका जिक्र किया गया कि मान लीजिए मिलिट्री सर्विस में किसी का 15 साल का सर्विस हुआ था, अब यहाँ पे आके उसको सिविल में आ गया तो वहाँ का मान लीजिए 15 या 20 साल जो था उसको इसके साथ हम ऐड कर देंगे, टोटल दोनों मिला के आपका क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ पे काउंट होगा। तो मिलिट्री सर्विस में एक कंडीशन कभी हुआ करता था जहाँ पे 18 साल के नीचे वाला बच्चे को भी मिलिट्री सर्विस में ज्वाइन करवाया जाता था। तो बोला जा रहा है सर्विसेज रेंडर्ड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, अगर ऐसा कहीं पे भी किसी का ज्वाइनिंग हुआ है तो नॉर्मली दिस पीरियड शैल नॉट बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। बट वो बंदा अगर मिलिट्री सर्विस में था तो उनका जो पीरियड था बॉयज सर्विस का, 18 साल के नीचे वाला सर्विस को हम लोग बॉयज सर्विस बोलते हैं। तो अगर बॉयज सर्विस में कोई पीरियड था तो दैट पीरियड ऑल्सो बी
काउंटेड अंडर द क्वालिफाइंग सर्विस। क्लियर है? तो ये बात हमको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे आते हैं हम लोग, रूल 11 हमारा हुआ। अब आते हैं हम लोग रूल 12 में। बॉयज सर्विस जनरली नॉट काउंटेड बट इन केस ऑफ मिलिट्री सर्विस, मिलिट्री सर्विस के लिए बॉयज सर्विस को काउंट किया जाता है। और मिलिट्री सर्विस को अगर हम उस पीरियड का जो पेंशन है, ग्रेचुइटी है, उसको सरेंडर करते हुए हम सिविल से पूरा पेंशन और ग्रेचुइटी मतलब लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे उस पीरियड को मेरा क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। उस दौरान अगर उनके द्वारा कोई बॉयज सर्विस किया गया, उसको भी आपका काउंट किया जाएगा क्वालिफाइंग सर्विस के भीतर। क्लियर है सीताराम जी? आगे बढ़े रूल 12 में। रूल 12 क्या बताता है? तो बोला जा रहा है कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सर्विसेज क्वालिफाइज, कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सर्विसेज क्वालिफाइज। अब कौन सा कंडीशन है, मेरा सर्विस कब क्वालिफाई करेगा, है ना, तो उसके बारे में आपका बताया गया है रूल 12 में। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट क्वालिफाई unless his duties and pays are regularized by the government। तो गवर्नमेंट के द्वारा अगर रेगुलराइज्ड नहीं किया जाता है तो वो वाला पीरियड जो है आपका ट्रीट नहीं किया जाएगा, ड्यूटी ट्रीट नहीं किया जाएगा। कोई भी पीरियड अगर गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलराइज्ड, अगर छुट्टी में गए हैं उसको रेगुलराइज्ड नहीं किया गया, तो उस पीरियड को आपका ड्यूटी ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो वही बात बताया गया, सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट क्वालिफाई अनलेस द ड्यूटीज एंड पे आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के द्वारा वो जो ड्यूटी पीरियड था और जहाँ पे हमको पे मिल रहा था, अगर वो रेगुलेटेड किया जा रहा है तो ये आपका ट्रीट किया जाएगा एज क्वालिफाइंग सर्विस। अगर नहीं किया गया तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। अब सर्विस का मतलब क्या है? तो बोला जा रहा है सर्विस मीन्स सर्विस अंडर गवर्नमेंट, सर्विस मीन्स सर्विस अंडर गवर्नमेंट एंड पेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, लोकल फंड एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सर्विस को यहाँ पे आपका डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब ये वाला देखिए, एक सवाल आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। सर्विस का डेफिनेशन हमारे डेफिनेशन पोर्शन पे नहीं था, सर्विस को डिफाइन किया गया है रूल 12 में। तो ये हमारे हिसाब से एक इम्पोर्टेंट सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि सर्विस को कहाँ पे डिफाइन किया गया अंडर सीसीएस पेंशन रूल। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग आपका गलती करेगा, रूल 3 ही मारेगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं डेफिनेशन रूल 3 में है, तो सर्विस का डेफिनेशन भी वहाँ पे होना चाहिए था, बट वहाँ पे है नहीं। ये इसको डिफाइन किया गया है कहाँ पे? रूल 12 के सब रूल 2 में, है ना, रूल 12 के सब रूल 2 में। चलिए एक बार इसको यहाँ से भी मिला लेते हैं। कहा गया सर्विस, हाँ बिल्कुल आ गया, हाँ। चलिए रूल 12 भी आप याद रखिए, हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे किया गया था, वो आपका सब रूल बोल के अलग से कुछ है नहीं, तो आप इसको याद रख सकते हैं। रूल 12 में आपका सर्विस को डिफाइन किया गया है। ठीक है, रूल 12 में एक्सप्लेनेशन पोर्शन के भीतर हमारा इस सर्विस को डिफाइन किया गया है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? तो बोला गया सर्विस मीन्स सर्विसेज रेंडर्ड अंडर द गवर्नमेंट। और जहाँ पे पेमेंट कहाँ से हो रहा था? आइदर पेमेंट हो रहा था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और पेमेंट आपका हो रहा था बाय लोकल फंड विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। हम लोग इसका डेफिनेशन भी देखे हुए थे, लोकल फंड एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट का। तो बोला गया सर्विस हम उसी को बोलेंगे जहाँ पे मेरा जो पैसा है, मेरा जो पेमेंट है, वो कहाँ से हो रहा है? वो हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और हो रहा है लोकल फंड एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना। तो ये बात हमको ध्यान रखना है। आगे बोला गया काउंटिंग हाफ ऑफ द सर्विस पेड फ्रॉम टेम्पोररी स्टेटस रेगुलर सर्विस विद द रेगुलर सर्विस। तो क्या हुआ, किसी का बाद में रेगुलराइजेशन हुआ, है ना, बाद में वो रेगुलर सर्विस में आया, पहले क्या था? टेम्पोररी स्टेटस में था। कैजुअल से टेम्पोररी होता है, टेम्पोररी से परमानेंट में हम लोग आते हैं, है ना। तो बोला गया काउंटिंग हाफ ऑफ द सर्विस, जो पीरियड रहेगा टेम्पोररी सर्विस का,
उसका आधा पीरियड को हम लोग काउंट करते हैं एज क्वालिफाइंग सर्विस। इसको हमको याद रखना है कि काउंटिंग हम कितना करेंगे, तो बोला जा रहा है टेम्पोररी सर्विस में जो पीरियड हमने बिताया है उसका हाफ को हम यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्विस के भीतर लेंगे। मतलब 10 साल मेरा टेम्पोररी सर्विस था तो 5 साल मेरा काउंट हो जाएगा क्वालिफाइंग सर्विस में। क्लियर है? टेम्पोररी सर्विस में 10 साल में था तो काउंट हो जाएगा मेरे काउंट क्वालिफाइंग सर्विस में 5 साल। फिर क्या बोला गया? बोला कि काउंटिंग ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज बिफोर देयर टेक ओवर टू द गवर्नमेंट। अब बहुत सारा केसेस में कोई बंदा जो है आपका ऑटोनोमस बॉडी में काम करता है और बाद में क्या होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे ऑटोनोमस बॉडी में जो पीरियड उन्होंने बिताया है इसको भी हम लोग काउंट करेंगे एज सर्विस पीरियड, है ना। तो इसको भी हमको यहाँ पे याद रखना है, रूल 12 में इसके बारे में भी बताया गया है। अब आते हैं हम लोग रूल 13 में। रूल 13 में क्या बोला गया? बोला गया सर्विसेज इन स्टेट गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे बहुत सारा शक वाला, मतलब हम लोगों को शक देने वाला बात हो जाएगा, पर ध्यान देना है जो रूल में है सो है। क्या बताया गया? तो बोला कि गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट who was initially appointed in a pensionable establishment of state government। कोई भी ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट था जो स्टेट गवर्नमेंट में काम करता था और स्टेट गवर्नमेंट का किसी पेंशनेबल स्टैब्लिशमेंट में ही काम करता था, है ना। और उसका अपॉइंटमेंट कब हुआ था? तो अपॉइंटेड वाज डन बिफोर और ऑन 31 दिसंबर 2003। तो 31 दिसंबर 2003 से पहले वो स्टेट गवर्नमेंट में ज्वाइन किया था और किसी पेंशनेबल स्टैब्लिशमेंट में था। और हु हैज़ बीन परमानेंटली ट्रांसफर्ड टू ए सर्विस और ए पोस्ट टू विच दिस रूल अप्लाई। तो बोला गया पहले वो स्टेट गवर्नमेंट में था जहाँ पे पेंशन था, अपॉइंटमेंट 31/12/3 से पहले हुआ, बाद में उसका ट्रांसफ़र हो गया और उसका ट्रांसफ़र होके भी जहाँ पे आया वहाँ पे ये पेंशन रूल जो है लागू है। तो बोला जा रहा है यहाँ पे द कंटिन्यूअस सर्विस रेंडर्ड अंडर द स्टेट गवर्नमेंट in an officiating temporary or substantive capacity shall be treated as qualifying service। तो इसको भी हम qualifying service ही ट्रीट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मली हमारे मन में ख्याल आएगा कि ये क्वालिफाइंग सर्विस ट्रीट होना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि भाई स्टेट से सेंट्रल में आ रहा है, क्या फंडा बनता है, क्या लॉजिक है, होना नहीं चाहिए। बट रूल बताता है, रूल 13 हमको बताता है कि कोई अगर स्टेट गवर्नमेंट में भी पेंशनेबल पोस्ट में था, 31/12/2003 से पहले उसका अपॉइंटमेंट हुआ था, बाद में उसका ट्रांसफ़र हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में, यहाँ पर भी पेंशन है, तो वहाँ पे उन्होंने जो अपना सर्विस पीरियड उनका था वो ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में है, वो टेम्पोररी में है और सब्सटेंटिव कैपेसिटी में है। इस कंप्लीट पीरियड जो है इट विल बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। आगे आते हैं हम लोग, सॉरी, आगे क्या बताया गया? बोला कि गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू स्टेट गवर्नमेंट हु इज अपॉइंटेड विथ प्रॉपर परमिशन टू ए सर्विस और पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एक मिनट प्लीज वेट करिए। चलिए आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नीलेश जी, अभी हम लोग वही बात पे आ रहे हैं। चलिए अब क्या बोला जा रहा है? अब ये जो बात है कि ये क्वालिफाइंग सर्विस तो होगा, बट ऐसा नहीं कि वो आया और गया और हम क्वालिफाइंग सर्विस ट्रीट कर दिए। कब होगा? तो बोला गया इसको क्वालिफाइंग सर्विस हम तब ट्रीट करेंगे जब वो बंदा विथ प्रॉपर परमिशन आएगा,
है ना। तो वही बात आपका यहाँ पे बताया गया, नीलेश जी आप जो बता रहे थे कि गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू स्टेट गवर्नमेंट who is appointed with proper permission to serve or a post, proper permission to a service or a post under the central government to where this rule apply after acceptance of resignation, वहाँ पे ये आपका क्वालिफाइंग सर्विस ट्रीट होगा। तो मैटर करता है कौन सा शब्द, प्रॉपर परमिशन मैटर करता है। प्रॉपर परमिशन के साथ अगर आएगा तब जाके यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्विस ट्रीट होगा, अदरवाइज नहीं। अब ये पॉइंट नंबर 3 पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया गया। अब वहाँ पे वो स्टेट गवर्नमेंट में था, स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया और यहाँ पे हम उनको पेंशन दे रहे हैं, पर जहाँ पे मान लीजिए 10 साल वो स्टेट गवर्नमेंट में था, तो बोला जा रहा है वहाँ पे ये जो पेंशन का लायबिलिटी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो बोला गया द लायबिलिटी फॉर पेंशन एंड ग्रेचुइटी, the liability for pension and gratuity in cases shall be borne by the central government। इसका लायबिलिटी किसके पास रहेगा, इसका लायबिलिटी रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एंड नो रिकवरी ऑफ प्रोपोर्शनेट पेंशन शैल बी मेड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे जो पेंशन हम उसको देंगे उसके लिए कोई प्रोपोर्शनेट के, मान लीजिए हमारे यहाँ पे 20 साल था, आपके वहाँ पे 10 साल था, तो चलिए 1/3 ऑफ द पेंशन आप दीजिए, 2/3 हम देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सारा पैसा जो है, सारा पेंशन जो है किसको देना रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देना रहेगा। कोई भी रिकवरी स्टेट गवर्नमेंट से नहीं किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो यहाँ पे आपका बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, आगे आते हैं रूल 14 पे। रूल 14 में क्या बताया गया, तो यहाँ पे बताया गया सर्विसेज इन स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी अरे 13 तो हम लोग चलिए देख लिए थे ना, 13 हम लोग देख लिए थे, 14 आते हैं हम लोग। 14 में क्या बताया गया, बोला गया सर्विस इन ऑटोनोमस बॉडीज, सर्विस इन ऑटोनोमस बॉडीज। तो 13 में हम लोग देखा स्टेट गवर्नमेंट, 14 में हम लोग देख रहे हैं ऑटोनोमस बॉडीज, ठीक है। कमेंसमेंट हम लोग देखे थे 11 में, कमेंसमेंट था 11 में, कंडीशन ऑफ सर्विस का क्वालिफिकेशन, सर्विस कब क्वालिफाई करेगा वो 12 में देखा, 13 में हम लोग देखा स्टेट गवर्नमेंट और 14 में हम लोग देख रहे हैं ऑटोनोमस बॉडी। अब ऑटोनोमस बॉडी क्या बता रहा है, तो बोला जा रहा है इन केस ए पर्सन हु वाज इनिशियली अपॉइंटेड, इन केस ए पर्सन हु वाज इनिशियली अपॉइंटेड ऑन और बिफोर 31/12/2003 in a autonomous body under the central government or state government and appointed after resignation to a post or service to which this rule apply, the service rendered under the said body shall qualify subject to the following conditions, है ना। तो कोई भी बंदा 31/12/2003 से पहले किसी ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहा था और वो ऑटोनोमस बॉडी चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑटोनोमस बॉडी था चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का ऑटोनोमस बॉडी था, और वो वहाँ पे क्या किया, उसका वहाँ पे रेजिग्नेशन करने के बाद यहाँ पे आके ज्वाइन किया, अपॉइंटेड आफ्टर द रेजिग्नेशन टू ए पोस्ट और सर्विस टू विच दिस रूल अप्लाई, और तो यहाँ पे आपका एंड अपॉइंटेड आफ्टर रेजिग्नेशन टू ए पोस्ट ऑफ सर्विस टू विच दिस रूल अप्लाई द सर्विस रेंडर्ड अंडर द सेड बॉडी। अब यहाँ पे वो जो ऑटोनोमस बॉडी में था, है ना, उस जगह पे जो पीरियड उन्होंने दिया उस पीरियड को कैसे ट्रीट करेगा वही यहाँ पे बताया गया। बोला गया अपॉइंटमेंट ऑफ दैट गवर्नमेंट सर्वेंट इन एन ऑफिशिएटिंग और टेम्पोररी कैपेसिटी इन सेंट्रल गवर्नमेंट इज फॉलोड विदाउट इंटरप्शन बाय सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे आपका द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन एन ऑफिशिएटिंग और टेम्पोररी कैपेसिटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज फॉलोड विदाउट इंटरप्शन बाय सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे आपका चलिए और एक बार पूरा इसको हम लोग देख लेते हैं। बोला जा रहा है इफ इन केस ए पर्सन हु वाज इनिशियली अपॉइंटेड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2003 इन ए ऑटोनोमस बॉडी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट and appointed after resignation to a post or service under which this rule apply, the service rendered under the said body shall qualify। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उस जगह पे जो पीरियड उन्होंने दिया था वो पीरियड भी आपका क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। कंडीशन क्या है,
तो कंडीशन ये है, द अपॉइंटमेंट ऑफ दैट गवर्नमेंट सर्वेंट in an officiating or temporary capacity in central government is followed without interruption। ये मैटर आपका करेगा कि उन्होंने पहले ऑफिशिएटिंग या टेम्पोररी कैपेसिटी में काम कर रहा था, बाद में वो सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट उनका हुआ, और यहाँ पे जो आपका ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहा था, इस पीरियड के भीतर कोई इंटरप्शन नहीं रहेगा। तो अगर ये विदाउट इंटरप्शन होता है तो वहाँ पे ये जो पीरियड है, दिस पीरियड शैल क्वालिफाइज एज आपका ये आपका क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा, है ना। दूसरा कंडीशन क्या बताया गया, तो बोला गया द गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट ड्रॉइंग ए सेपरेट पेंशन फ्रॉम द सेड ऑटोनोमस बॉडी फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन दैट बॉडी बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन। अब क्या हुआ, हमने ऑटोनोमस बॉडी में मान लीजिए 10 साल काम किया, अब यहाँ पे 10 साल काम करने के लिए हमको सर्टेन अमाउंट पेंशन मिल जाता। तो अगर यहाँ पे काम के लिए हमको पेंशन मिल रहा है तो ये वाला 10 साल मेरा क्वालिफाइंग सर्विस काउंट नहीं होगा। अगर यहाँ का पेंशन वगैरह जो भी था उसको हम सरेंडर कर देते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, तभी जाके वो जो पीरियड है वो मेरा क्वालिफाइंग सर्विस ट्रीट होगा। तो ये दो चीज़ हमको याद रखना है। नंबर 1, कोई इंटरप्शन होना चाहिए, कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उसमें से जो पहले जो पोस्ट हम होल्ड कर रहे थे उसके लिए कोई सेपरेट पेंशन हमको मिलना नहीं चाहिए। तो ये 2 पॉइंट आपका यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या बताया जा रहा है, बोला कि सर्विसेज अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग नेशनलाइज्ड बैंक, financial institution before the appointment of central government shall not count as qualifying service for the purpose of this rule। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाता है कि अगर किसी ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कोई सर्विस बिताया, नेशनलाइज्ड बैंक में, कोई दूसरा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर कोई पीरियड अपना बिताया है, अपॉइंटमेंट उनका था, तो बोला कि ये सारा पीरियड जो है दिस विल नॉट बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। तो ये आपका 2 नंबर वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखना है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, नेशनलाइज्ड बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इसमें जो पीरियड रहेगा दैट पीरियड विल नॉट बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। पीएसयू, नेशनलाइज्ड बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, पीएसयू, नेशनलाइज्ड बैंक और आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, है ना। तो इसको आप इसको भी ऐसे भी याद रख सकते हैं, हमारा NFP है ना, NFP था तो अभी NFP हो गया। तो क्या क्या हो गया, N में हो गया नेशनलाइज्ड बैंक, F में हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और P में हो गया PSU। इसमें जो आपका होगा तो ये आपका नॉट काउंट है ना, ठीक है। NFP में जो था वो आपका नॉट काउंट हो जाएगा, इसको हमको याद रखना है। आगे आते हैं हम लोग रूल 15। रूल 15 में क्या बताया गया, तो रूल 15 हमको बताता है सर्विस रेंडर्ड इन टेम्पोररी स्टेटस बाय कैजुअल लेबर्स, है ना। कुछ बात है नहीं इसमें खास, बोला जा रहा है कि 50% ऑफ द सर्विस रेंडर्ड इन टेम्पोररी स्टेटस, 50% ऑफ द सर्विस रेंडर्ड इन टेम्पोररी स्टेटस capacity by the government servant who was conferred temporary status below shall be treated as qualifying service। हम लोग पहले भी देखे थे कि टेम्पोररी स्टेटस में मैं जो सर्विस पीरियड दूंगा, मतलब हमने पहले देखे थे कि मान लीजिए कि 10 साल मैंने काम किया, है ना, एज इन टेम्पोररी स्टेटस में मैंने कितने दिन काम किया, तो हमने 10 साल तक काम किया। तो क्योंकि मेरा 10 साल काम था, अब कितना साल हमारा ले लिया जाएगा बताइए, क्वालिफाइंग सर्विस कितने दिन का होगा। अगर मैं 10 साल आपका टेम्पोररी सर्विस दिया हूँ, क्वालिफाइंग सर्विस कितने दिन का होगा, फटाफट से बताइए पब्लिक चैट में। बिल्कुल आपका उसका आधा हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा। अब आते हैं रूल 16। रूल 16 क्या बताता है, तो रूल 16 हमको बताता है काउंटिंग ऑफ सर्विस ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन पे मेरा जो सर्विस पीरियड था उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो बोला गया सर्विस ऑन प्रोबेशन अगेंस्ट ए पोस्ट इज इफ फॉलोड बाय कन्फर्मेशन। मैं पहले प्रोबेशन में था एंड द पीरियड हैज़ बीन फॉलोड बाय कन्फर्मेशन, बाद में हमको कन्फर्मेशन भी मिल गया। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोबेशन का पीरियड था दिस शैल ऑल्सो बी क्वालिफाइड फॉर पेंशन, है ना। तो ये भी आपका क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। तो ये आपका कहाँ पे बताया गया, रूल 16 में बताया गया। अब आते हैं हम लोग रूल 17। रूल 17 में क्या बताया गया, तो रूल 17 हमको बताता है काउंटिंग ऑफ सर्विस
एज अप्रेंटिस। रूल 17 हमको बताता है काउंटिंग ऑफ सर्विस एज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस में हमने जो पीरियड दिया उस पीरियड के साथ क्या होगा। देखिए यहाँ से भी आपका सवाल पूछ सकता है, ये वाला रूल 17 से ध्यान दीजिएगा। बोला कि सर्विस ऑफ एन अप्रेंटिस शैल नॉट क्वालिफाई, है ना। तो ये जो सर्विस हम एज अप्रेंटिस देंगे, ये सर्विस जो है आपके पेंशन के लिए क्वालिफाई नहीं करता है। ठीक है, सर्विस एज एन अप्रेंटिस शैल नॉट क्वालिफाई एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सैस अप्रेंटिस। एक्सेप्शन कहाँ पे है, तो आप दो जगह आपको मिलेगा। बोला जाएगा जरा सैस अप्रेंटिस ऑफ इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एंड द डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, है ना। तो यहाँ पे हमको याद रखना है दो नाम, एक है IAAD और एक है आपका डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, है ना। IAAD और DAD, है ना, डैड और याड, इन दोनों का जो सैस रिप्रेजेंटेटिव अप्रेंटिस रहेगा, इन दोनों का जो सैस अप्रेंटिस रहेगा उनके ऊपर आपका ये लागू नहीं होगा। मतलब उनका जो पीरियड रहेगा वो पीरियड भी आपका क्वालिफाइंग सर्विस ट्रीट किया जाएगा। अदर देन दिस, इन दोनों को अगर आप छोड़ दीजिएगा, बाकी जो भी आपका अप्रेंटिस रहेगा वो सारा अप्रेंटिस का जो पीरियड है वो पीरियड आपका क्वालिफाइंग सर्विस के भीतर नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद रूल 18 में अगर हम आते हैं, इसके बाद अगर हम आते हैं रूल 18 में, तो रूल 18 में और एक बात बताया गया। क्या बोला गया, यहाँ पे हमारा बताया गया काउंटिंग ऑफ सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या बताया गया, काउंटिंग ऑफ सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो मैंने अपना सर्विस बिताया उस पीरियड को क्या करना है। तो बोला गया यहाँ पे ए पर्सन हु इज इनिशियली एंगेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट for a specified period and subsequently appointed on or before 31st December 2003 to the same and another post in a substantive capacity is pensionable appointment establishment without interruption of duty, तो the contract period shall also be treated as duty। तो क्या हुआ यहाँ पे, फंडा क्या हुआ, तो यहाँ पे मेरा पहले अपॉइंटमेंट हुआ था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो मेरा अपॉइंटमेंट था, इट इज फॉलोड बाय इट इज फॉलोड बाय इट इज फॉलोड बाय एन अपॉइंटमेंट टू दैट डिपार्टमेंट, है ना। वहाँ पे पहले मैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में था और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हम स्पेसिफाइड पीरियड के था और सब्सटेंटिवली सब्सिक्वेंटली मेरा फॉलोड बाय वहाँ पे अपॉइंटमेंट भी हो चुका है। और फॉलोड बाय एन अपॉइंटमेंट ऑन और बिफोर 31 धरी, अपॉइंटमेंट कब हुआ, 31/12/2003, 31/12/2003 में या फिर उसके पहले मेरा क्या हुआ, वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट में मैं था और ये जो मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, इस दोनों के भीतर अगर कोई इंटरप्शन नहीं है, इन दोनों के भीतर अगर कोई इंटरप्शन नहीं है, तो ये कंप्लीट पीरियड, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है विल ऑल्सो बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन। तो ये वाला पीरियड जो है इसको भी आपका पेंशन के लिए काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो रूल 18 में यही बात आपका बताया गया है। तो आज हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे और आगे का पोर्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। यहाँ तक किसी का कुछ डाउट है? चलिए, तो आज हम लोग यहाँ तक ख़त्म करें। यहाँ तक आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, नोट मैं अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए, इसके भीतर अगर कोई डाउट रहेगा तो चलिए। थैंक यू सीताराम जी। अरे ये सर्दी वर्दी जाता ही नहीं है और बारिश भी इतना ज़्यादा हो रहा है कि आपका भीगना ही पड़ रहा है, कभी कभी चाहते हुए अनचाहते हुए, है ना।
चलिए, गुड नाइट, थैंक यू सो मच आकाश जी, लक्ष्मी जी। चलिए, गुड नाइट टू ऑल ऑफ। अच्छा, कल सुबह का हम प्रयास करेंगे, कल सुबह भी एक क्लास लेने का। आप लोग रेडी रहिएगा। अगर मैं मतलब ठीक ठाक ये हो जाता है तो कल सुबह भी क्लास रहेगा। अगर किसी कारणवश नहीं होता है तो आप लोग ऐसे ही पढ़िएगा, ठीक है। बट अगर हम मैसेज करेंगे 7 बजे तक, अगर मैसेज कर दिए तो आप लोगों को ज्वाइन करना है, तो मेंटली फिट रहिएगा, रेडी रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।